अच्छा जी, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस और अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बनता है, तो इसलिए पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ेंगे और फिर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अभी तक आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़े थे ना, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन थे। जैसे आपने एसिड और बेसिस, एसिड बेसिस में जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं वो सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें होती हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो चीजें होती हैं उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक बार रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बस हो जाता है, बात खत्म। प्रोडक्ट वापस कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता इन अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग सिंगल एरो से शो करते हैं। जितने भी हमने रिएक्शंस आज से पहले पढ़े हैं वो सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन थे। लेकिन आज हम एक नई टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एज द वर्ड सजेस्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में भी वापस जा सकता है। मतलब रिएक्टेंट्स एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। सच रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट भी जा रहा होता है और राइट टू लेफ्ट भी जा रहा होता है। जब ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब रिएक्ट प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, एट द सेम टाइम इट आल्सो गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी रिवर्सिबल रिएक्शन की? अ रिएक्शन दैट गोज इन फॉरवर्ड as well as in backward direction at the same time. Yes. वालेकुम अस्सलाम रामीन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? ठीक है जी। ऐसे रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन का जो हम सिंबल बनाते हैं वो हाफ एरो फॉरवर्ड बनाते हैं और हाफ एरो बैकवर्ड बनाते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस की, जैसे आप एक रिएक्शन पढ़ते हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है। तो ये रिएक्शन आपने मोल्स में बहुत देखा है, लेकिन उसमें आप हम लोग एक सिंगल एरो बनाते थे, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल एरो नहीं होता, ये डबल एरो होता है। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके जब अमोनिया बनाता है तो कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो ब्रेक डाउन होकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। सही है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ टाइम बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाती है। तो ऐसी स्टेट को रिवर्सिबल रिएक्शन के हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे आपने फिजिक्स में भी वो पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम, जिसमें आप एक प्लेन को जो है वो एक पिवट पे जो है बैलेंस करते हो, तो उसका क्या मतलब होता है? इसमें सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो जाते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। इसी तरह केमिस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा होगा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ, जो फॉरवर्ड भी जा रहा हो और बैकवर्ड भी जा रहा हो। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन,
इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन स्पीड, या स्पीड को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इन अवर रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। तो देयर आर सम कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। हर रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जो कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम की, मतलब किन रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा रिएक्शन जो सेम टाइम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो रिएक्शन मस्ट बी और रिवर्सिबल रिएक्शन, सबसे पहली कंडीशन तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की। सेकंड कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन की ये होती है रिएक्शन मस्ट बी डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब है कि रिएक्शन शुड कीप हैपनिंग। ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्ट जो है वो चुपचाप बैठ जाए और वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो रिएक्शन मस्ट बी डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, कीप्स हैपनिंग। अगर रिएक्शन होता रहेगा तो ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन क्या है, रेट ऑफ in a reversible reaction when it achieves chemical equilibrium, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। हसन बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान ये है, या तो वो लिखा हुआ होगा रिएक्शन रिवर्सिबल है, या इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा ना। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आपको बीच में इस तरह के दो एरोज बने हुए मिलेंगे, अगर इरिवर्सिबल है तो सिंगल एरो मिलेगा। तो ये साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ कंडीशन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन जो हो रहा हो वो क्लोज सिस्टम में हो रहा हो। क्लोज सिस्टम से क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया। तो अगर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अगर अमोनिया बनाता है, अमोनिया जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से अगर स्केप कर जाएगी, तो वापस प्रोडक्ट में कौन, अगर ये प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा तो वापस रिएक्टेंट में कौन कन्वर्ट होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट बना है उसको भी एक ही सिस्टम में रखना है। तो मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्शन मिक्सचर से स्केप ना करे। अगर वो स्केप कर जाएगा तो फिर रिएक्टेंट में वापस कौन कन्वर्ट होगा, तो रिवर्स रिएक्शन कहाँ से आएगा, फिर रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। तो क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। और जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि कंसंट्रेशंस ऑफ reactants and products become constant। ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन, whenever in a reversible reaction when rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction, ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना फिर कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, रिएक्शन अभी भी चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना वो चेंज नहीं होगी।
क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जितना रिएक्टेंट आगे जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए उतना ही प्रोडक्ट वापस आ जाएगा रिएक्टेंट बनाने के लिए। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं। ठीक है। और क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसने अगर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है तो प्रोडक्ट को रिएक्शन मिक्सचर में ही रखना है ना। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो बना है वो निकल के चला जाए बाहर, तो फिर रिएक्टेंट में वापस कौन कन्वर्ट होगा। इसलिए हम हमेशा किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं तो क्लोज सिस्टम लेते हैं। कहानियां समझ आई बात? तो मजा बेटा लिख लिया आपने? आगे बढ़े। ये जो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है ना ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रहेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 बकेट्स ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, एक को हम बकेट 1 कह देते हैं और एक को हम बकेट 2 कह देते हैं। अब एक बकेट जो है ना वो हाफ फिल्ड है वाटर से, और एक बकेट जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, उससे थोड़ा सा कम फिल्ड। तो हमने क्या करा, बकेट 1 के पास जो है ना, लेट से ये हसन को खड़ा कर दिया, और जो बकेट 2 है उसके पास हमने लेट से अब्दुल्ला को खड़ा कर दिया। ठीक है अब्दुल्ला। अच्छा, एक साइड पे हो गया हमारा हसन और एक साइड पे हो गया अब्दुल्ला। अब हसन को हमने कहा एक गिलास हसन को दे दिया पानी का, और एक गिलास अब्दुल्ला को दे दिया। अभी क्या करेंगे कि हसन एक गिलास पानी का निकाल के बकेट 1 से बकेट 2 में डालेगा, और एट द सेम टाइम अब्दुल्ला भी एक गिलास पानी का निकाल के बकेट 2 से बकेट 1 में डालेगा। तो अगर एक गिलास पानी का बकेट 1 में कम होगा तो वहां से बकेट 2 से एक गिलास पानी का आ जाएगा, मतलब एक गिलास निकलेगा तो एक गिलास फौरन आ भी जाएगा। दोनों बकेट के साथ ये हो रहा होगा, तो क्या वाटर का लेवल चेंज होता हुआ दिखेगा आपको? समझ आई? अच्छा, माहिरा बेटा ये दूर खड़े हुए ना इसलिए छोटे दिख रहे हैं। इनके बाल भी तो बनाए मैंने, देखो अब्दुल्ला के बड़े हैं, हसन के छोटे हैं। इसकी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी वो। ये देखना जरा। जी अब्दुल्ला, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी अभी तो शुरू किया है हमने, तो आप वेट तो करो। ये देखो। Container over here that represents देखो अभी Okay, this little इनिशियली करंट दिख रहा demonstration है kind of हमारे, helps us with the idea जब रिएक्शन of स्टार्ट होगा तो कुछ equilibrium and रिएक्टेंट पहले reversible प्रोडक्ट में reactions. So कन्वर्ट what we होगा see और फिर here, उसके बाद to start केमिकल off, we रिलीज have होगा। colored water, some green water here. That represents our reactant side of our process. And then, of course, we have our empty container over here that represents our product side of the process. So in any good reaction, when you start the process, everything's a reactant. So we all have all the water over here, and nothing is a product. When you have a reversible reaction, or a reaction that has to reach equilibrium, what happens is as soon as you start making product, that product also starts making reactant. So on our very first scoop, if I'm using 2 identical beakers, if I go in here and scoop, on the very first scoop, all of it is going to be reactant turning into product and none of the other. However, the very next time I scoop, some of my product is actually going to go back into my reactant side. Now if I continue to scoop like this and continue to do this, you'll notice how at first the reaction ran really fast. And at first, a lot of water was switching sides, going to the product side. But then it kind of seems to slow down a little bit. And at some point, if I continue to scoop, the amount that I scoop going each direction will become the same. So if I look, I have 250 milliliters here. I only have 200 on this one, so I'm not quite there yet. Okay. So now if I have 250 milliliters here, I have 225, so I'm getting closer. So I'm almost at equilibrium. And here I have 225, 225. So if we look, and again, this is not perfect measurements, but if we look at our volumes there, they're almost identical. Which showing that the amount
that's crossing from here to here is equal to the amount going this way. Now the amount in the beakers represents the rate. Okay, so the rate of transfer is the same. From here on out, I can do this for a day, 2 days, 10 days, 10 seconds. It doesn't matter. This is at equilibrium. Okay, so the amount I take from here goes here, the amount I take from here goes here, and that process will never end. So this reaction now is basically over. It doesn't mean it doesn't keep reacting. It just means it's not going to change anymore. So we've reached equilibrium. Okay, so if we go back to the graph on our slide, we would see that this is the first one, the top one, where the rate flatlines and becomes equal. Okay. Now, it doesn't mean that we have to have equal amounts. If you look at our tubs, because I was using the same size beaker, the volume level in the tubs are also very similar. So you'd almost get the indication that maybe the amount in each side has to be equal. So it has to be 50% this. हाँ भाई समझ आया। अभी ये फिफ्थ पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। इट डजंट मीन कि रिएक्शन हमारा स्टॉप हो गया है, बट कि क्या हो गया है कि रिएक्शन जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है और उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इनके अमाउंट जो है वो चेंज होते हुए हमें फील नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गए। ठीक है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? रामीन बेटा थोड़ी सी आवाज ही तो करेगी, समझ तो आ रही ना आवाज? क्लियर है? आगे बढ़े हैं अब। देखो, once the equilibrium has been established, now if you create some disturbance in the equilibrium, मतलब अब आपने इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस कैसे कर सकते हो? जैसे हमारे पास जो है वो बकेट वन के पास जो है ना, अब लेट से, चलो वीडियो की आवाज समझ आ गई थी, वीडियो देख लिया, समझ आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया। अब हुआ क्या कि अब अगर बकेट वन के पास ना लेट से रामीन भी आ गई, रामीन के थोड़ा सा हाँ ज्यादा बनते, अब रामीन ने क्या किया, एक गिलास उठा के पानी का ना बकेट टू में डालना शुरू कर दिया हसन के साथ। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब बकेट वन से बकेट टू के अंदर पानी ज्यादा जा रहा होगा। तो बकेट वन को अगर हम रिएक्टेंट्स कह दें और बकेट टू को हम प्रोडक्ट्स कह दें, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो गया प्रोडक्ट में। अगर इसको रीस्टैब्लिश करवाना है इक्विलिब्रियम को, तो बकेट टू पे हम लोग एक साइड पे किसी और को लेके आ जाते हैं, लेट से मंतशर को ले आए यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी एक गिलास पानी का उठा के बकेट टू से जब बकेट वन में डालना शुरू कर दें, तो अब जब दो गिलास दोबारा से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड पे जाएंगे तो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। लेकिन अब जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा वो कुछ वाटर के अलग लेवल पे स्टैब्लिश्ड होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे आके कांस्टेंट हो जाएगी कंसेंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, किसके बाल नहीं बनाए? अरे अच्छा, चलो ये लो स्पाइक्स। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किस वजह से होगा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो सकते हैं। तो वो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ chemical equilibrium. We have three factors that can affect the position of equilibrium. Number one is concentrations. Number two is pressure. And number three is temperature. अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन अलग थे। देखो, वो जो हमने लास्ट चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे ना, वो तीन फैक्टर्स तो कॉमन होते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग चीज है और इक्विलिब्रियम एक अलग चीज है। तो आप यूजुअली इनको मिक्स करोगे आगे, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप इनको मिक्स कर देते हो, तो टाइम लगेगा, शुरू में गलतियां करोगे फिर सही हो जाएगा।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या थे? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसी तरह प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट करता है और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट करता है और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अफेक्ट करेगा। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन के हमारे पास एक दो फैक्टर और थे, एक सरफेस एरिया और एक कैटलिस्ट, और एक फैक्टर मैंने आपको और ऐड करवाया था, कंसंट्रेशन ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है ना और सरफेस एरिया, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये जो ऊपर वाले तीन फैक्टर्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करेंगे और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट करेंगे। अब वन बाय वन देखते हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन किस तरह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगी। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं पहले, फिर प्रेशर देखेंगे, फिर टेम्परेचर देखेंगे। देखो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो चुका हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तभी हम कह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हम किसको कह रहे हैं? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जब राइट साइड पे जा रहा है रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन हम किसको कह रहे हैं? जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि कंसंट्रेशन हम किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम इंक्रीज कर दें, मतलब रिएक्टेंट ऊपर से और डाल दें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने से क्या हो? जैसे यहाँ पे बकेट वन पे जब हमारे पास ये रामीन ने भी आके एक गिलास पानी का डालना शुरू कर दिया था बकेट टू में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होना शुरू हो गया था ना, तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो गया था। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होती है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे भी रिएक्शन ज्यादा जा रहा हो। When we increase concentration of reactants, so what happens? Position of equilibrium shifts towards right hand side। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड को ना शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी ऐसे लिखूंगा, आर एच एस। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब होता है प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। या राइट हैंड साइड को हम ये भी कह सकते हैं कि लेस रिएक्टेंट फॉर्म। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो रिएक्टेंट कम बन रहा होगा, लेकिन बन अभी भी दोनों रहे, मतलब राइट पे भी जा रहा है लेफ्ट पे भी जा रहा है, लेकिन राइट पे ज्यादा जा रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा तो इसका इन अदर वर्ड्स इसका मतलब है रिएक्टेंट कम बन रहा होगा, लेस रिएक्टेंट फॉर्म। हसन बेटा, कैसे स्टार्ट हो सकती है एक जैसी क्लास? टाइम ही नहीं है। गलत मैसेज देख रहे हो कहीं? अच्छा जी, अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इफ वी डिक्रीज कंसेंट्रेशन of reactant, let's say concentration of reactant decreases, तो फिर क्या होगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट कम बन रहा होगा और रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड पे जाता है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, और जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है तो प्रोडक्ट कम बन रहा होता है और रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है। पोजीशन, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब
less product form, and or in other words you can also say more reactant form. सही है। मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ इस तरह से, तो जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट और लेस reactant. Similarly, if you decrease the concentration of reactant, position of equilibrium will shift towards left hand side. Left hand side जाने का मतलब less product and more reactant. Got it? अच्छा, इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को कम ज्यादा करें, मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जाने का मतलब मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड एंड लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देखो ना, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल गो मोर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब होता है प्रोडक्ट कम बनेगा और रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। सिमिलरली, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड लेस रिएक्टेंट इज फॉर्म। समझ आई बात? देखो मैं समराइज करवा देता हूँ इस सारी चीजों को एग्जाम्पल, रियल एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल से ना इनको समराइज कर लेता हूँ। देखो इसको ना समराइज कर लेते हैं, ये वर्डिंग्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम ना एग्जाम्पल लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, रियल रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना वो रिएक्टेंट है। अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं, वो किस तरह से बढ़ेगी? भाई मेरे पास ये रिएक्शन ना एक कंटेनर में हो रहा है, इस कंटेनर में हमने कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाला था, वो रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे थे, और अमोनिया कुछ वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था। हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाल दी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़ाऊंगा इसमें, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। और जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वापस इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होने के लिए ना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा होगा, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा शिफ्ट होगा तो इक्वेशन में हम ये कहेंगे कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है।
मोर प्रोडक्ट फॉर्म। समझ आई बात? पहले ये कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर यही काम मैं अपोजिट करूं, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज कर, डिक्रीज कैसे करेंगे? रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ निकाल लें बाहर वापस, तो क्या होगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब क्या है? कि प्रोडक्ट कम बन रहा हो और रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा हो। भाई जहां मोर प्रोडक्ट है वहां पे रिएक्टेंट लेस है, जहां लेस प्रोडक्ट है वहां पे रिएक्टेंट मोर। अभी बताओ, इतनी बात समझ आई है? चाहे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, जब आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा उस वक्त और रिएक्टेंट कम बन रहा होगा, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड अभी भी दोनों जगह पे चल रहा है रिएक्शन, बट प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा बन रहे होंगे। जी रामीन हुजैफा, कंफर्म करो बेटा, समझ आई बात? बाकी लोग भी, मरियम, मंतशा, सिमल, उमैदा, अब्दुल्ला। इसी तरह लेट से अगर हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम ज्यादा करें, प्रोडक्ट साइड पे क्या है? अमोनिया है, NH3। अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हम लोग पहले प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ा के देख लेते हैं। बढ़ाएंगे कैसे भाई? और मजीद बना बनाया अमोनिया मैंने इसमें डाल दिया रिएक्शन मिक्सचर में। देखो अगर हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कहाँ शिफ्ट होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस जगह पे शिफ्ट होगी? सब आंसर करो प्लीज। इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा। काउंटर करना है उस चीज को, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो लेफ्ट पे जाएगा। लेफ्ट पे जाने का मतलब क्या है? कि लेस प्रोडक्ट इज फाउंड एंड मोर रिएक्टेंट इज फाउंड। बट इफ वी डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम डिक्रीज करेंगे, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब क्या है? कि मोर प्रोडक्ट इज फाउंड एंड लेस रिएक्टेंट इज फाउंड। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? इंक्रीज कैसे करेंगे कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की? आपने कुछ बना बनाया प्रोडक्ट ऊपर से डाल दिया रिएक्शन मिक्सचर में। डिक्रीज कैसे कर सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो आपने निकालना शुरू कर दिया, इस तरह से डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलो। सेकंड फैक्टर क्या है जो कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है? वो है प्रेशर। देखो भाई, प्रेशर किस तरह से अफेक्ट करेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं। जैसे अगर मैं अभी ये जो हम एग्जांपल ले रहे थे हेबर प्रोसेस की, इसी की एग्जांपल ले लें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक रिएक्शन और होता है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो ये मोल्स आएंगे।
और इन दोनों इक्वेशन में नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है, और दूसरी इक्वेशन में भी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस है। मतलब गैस के मोल्स काउंट करने पड़ेंगे आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन में वी हैव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं हमारे पास? 4 मोल्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं हमारे पास? 2 मोल्स। सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं हमारे पास? 2 मोल्स। और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है और आयोडीन गैस का भी 1 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं हमारे पास? 2 मोल्स। इसी तरह एक और इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। दिस इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन जो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो आप मुझे बता सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं हमारे पास? we have 3 moles of gases on the left hand side, क्योंकि इसमें भी ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। और राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 2 मोल्स। क्लियर है ये बात? इसी तरह एक रिएक्शन इक्वेशन में और लिख देता हूँ, C2H4 is a gas reacting with कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक गैस है। दिस इज लिक्विड। या बल्कि अभी ये रुक जाओ यार, ये नहीं करते हैं। पहले ये वाली समझो। देखो, प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स दैट साइड where number of moles of gases are fewer. Increasing pressure shifts the position of equilibrium towards the side where number of moles of gases are fewer. पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर समझते हैं इसको। Increasing pressure of a reversible reaction position of chemical equilibrium shifts towards the side where number of moles of gases are fewer or lesser। उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है। सिर्फ गैस के मोल्स देखेंगे, सॉलिड और लिक्विड के मोल्स नहीं देखने। हमें हुजैफा कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन याद नहीं रखना, हम बस दो याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो एग्जाम्पल के लिए तो कोई भी वो खुद से लिख के दे सकता है ना, हम सिर्फ दो ही याद रखेंगे, मैं अभी आगे याद करवाऊंगा। अच्छा, अब ये जो हमने फर्स्ट रिएक्शन देखा था, इसकी इसमें मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे कम है। तो अगर हम इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर लेफ्ट और राइट एक साथ दोनों जगह पे इंक्रीज होगा। कंसेंट्रेशन तो हम अलग अलग इंक्रीज कर सकते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, लेकिन प्रेशर जब मैं कंटेनर का इंक्रीज करूंगा तो रिएक्टेंट भी साथ इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर भी साथ इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम कहां पर है, लेफ्ट पर है या राइट पर है?
मुझे बताओ इस रिएक्शन के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया वाले रिएक्शन के लिए प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? राइट टू लेफ्ट जाएगा या लेफ्ट टू राइट जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है वहां पे शिफ्ट होगा। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट फॉर्म। मोर प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो रिएक्टेंट कम बनेंगे। इसी तरह अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करने के बजाय प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। मतलब प्रेशर डिक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर ग्रेटर। तो डिक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए बताओ। इस इक्वेशन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 2 मोल्स है। और राइट हैंड साइड पे भी 2 मोल्स है। तो कहीं पे भी कम नहीं है, दोनों जगह इक्वल है। तो जब मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल होते हैं लेफ्ट और राइट पे, तो प्रेशर चेंज करने से, चाहे आप इंक्रीज करो चाहे आप डिक्रीज करो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी, इंक्रीज करने से वहां जाएगा जहां पे गैस कम है, डिक्रीज करने से वहां जाएगा जहां पे गैस ज्यादा है। इसी तरह ये जो थर्ड रिएक्शन है, इसका बता दो जल्दी से। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मोल्स ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे कम है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। जस्ट लाइक वो हार्मोनिया वाली जो इक्वेशन थी वैसे ही होगा इसमें भी। इक्वल होंगे तो कहीं पे शिफ्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट नो चेंज। अभी क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। गाइस, अच्छा जी, थर्ड फैक्टर। अच्छा, कोई ये नहीं पूछ रहा मुझसे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ना कंसंट्रेशन में किसी ने पूछा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे क्यों शिफ्ट हो रहा है ज्यादा, कम करने से लेफ्ट पे क्यों शिफ्ट हो रहा है। ना प्रेशर में किसी ने पूछा कि प्रेशर बढ़ाने से सही है, समझ आ गया कि प्रेशर बढ़ाने से किस साइड पे शिफ्ट होगा। क्यों कोई नहीं पूछ रहा? नहीं जानना? प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज इन अपोजिट टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बाद। चलो, यस मंतशा, यू आर राइट। देखो, एक बात बताओ, कोलिजन थ्योरी पढ़ा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर निकल के भी चीजें पूछा करो ना। प्रेशर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है ना,
तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल विल मूव क्लोजर टू ईच अदर, और जब वो एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा ना, राइट पे भी इंक्रीज होगा और लेफ्ट पे भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर तो दोनों का बढ़ रहा है। लेकिन ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि वहां पे मोल्स पहले से ज्यादा है। तो ज्यादा मोल्स जब क्राउडेड होंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड जहाँ पे मोल्स कम है। और जहाँ पे इक्वल थे वहां पे सेम सेम इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है।